वेलकम स्टूडेंट्स टू मानवी क्लासेस। मेरा नाम है मोहित झा। आज हम पढ़ने वाले हैं हिस्टोरियोग्राफी, जो कि आपकी महाराष्ट्र टेक्स्ट बुक्स के हिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर है। मैंने इस चैप्टर को वेरियस पार्ट्स में डिवाइड कर रखा है। तो फर्स्ट पार्ट में मैं आपको सिखाने वाला हूँ कि व्हाट डू यू मीन बाय हिस्टोरियोग्राफी एंड व्हाट इज ट्रेडिशनल हिस्टोरियोग्राफी। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। बट बिफोर स्टार्टिंग, आप हिस्ट्री बहुत टाइम से पढ़ते आ रहे हो, बट क्या आपको पता है व्हाट डू यू मीन बाय हिस्ट्री? So, according to some scholars, history means his story or a man's story। कि कैसे इतिहास कहीं ना कहीं इंसानों की एक कहानी दर्शाता है, हमारी एक स्टोरी बताता है कि हम कौन थे, ठीक है, और हम आज तक कैसे बने हैं। इट इज़ अ ट्रांजिशन बिटवीन एन एंशंट मैन टू अ मॉडर्न मैन। कहीं ना कहीं वो एक ट्रांसफॉर्मेशन शो करता है। हम ट्रांसफॉर्म कैसे हुए हैं एक आदि मानव से लेके आजकल के इंटेलेक्चुअल इंसानों तक, ठीक है। इट इज़ अ ग्राफ, ठीक है। हिस्ट्री क्यों इतना यूज़फुल है हमारे लिए? क्योंकि हिस्ट्री एक ग्राफ शो करता है। इट टेल्स अस अबाउट हाउ वी हैव डेवलप्ड एज ह्यूमन बीइंग, एज अ ह्यूमन बीइंग, इंसानों के तौर पे हम कैसे डेवलप किए हैं। जैसे कि हमको पता है कि पहले के जो स्टोन एज मैन या एंशंट मैन या फिर आदि मानव कहीं ना कहीं अपने हर एक चीज़ के लिए नेचर पे डिपेंड हुआ करते थे। बट आजकल के जो मैन है, आजकल का जो इंसान है, मनुष्य है, जो मॉडर्न मैन जैसे हम कहते हैं, इंटेलेक्चुअल मैन जैसे हम कहते हैं, वो उसने नेचर को अपने हाथ में रख लिया है, या फिर उन्होंने नेचर को सबसाइड कर दिया है। हम ज़्यादातर नेचर पर डिपेंड नहीं होते हैं। तो कहीं ना कहीं इट शोज अ ग्राफ के हाउ वी हैव डेवलप्ड एज अ ह्यूमन बीइंग। ओके, सो दिस शोज के हाउ वी हैव डेवलप्ड फ्रॉम एन एंशंट मैन टू अ मॉडर्न मैन। ये ग्राफ तो नहीं है, बट यू वुड अंडरस्टैंड हाउ वी हैव डेवलप्ड फ्रॉम एन एप टू अ intellectual and modern person. So let's start with the first chapter, historiography development in the West. Historiography. First of all, you should know what is meant by historiography. In Hindi, we call it as इतिहास लेखन। आपको पता होना चाहिए इसका क्या मतलब होता है। सो हिस्टोरियोग्राफी या इतिहास लेखन का मतलब होता है पास्ट में जो इवेंट्स हुए हैं और उसके ऊपर जो किताबें लिखी गई हैं, जो बुक्स लिखी गई हैं उन इवेंट के ऊपर, उसे हम बोलते हैं हिस्टोरियोग्राफी या फिर इतिहास लेखन। अब इतिहास लेखन को और गहराई से समझने के लिए मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ, ठीक है। महात्मा गांधी जी को हम सब जानते हैं, फादर ऑफ आवर नेशन, ठीक है। उन्होंने ही हैज़ लेड द इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल मूवमेंट। उन्होंने काफ़ी काम किए हैं इंडिया को इंडिपेंडेंस दिलाने में, और जिस वजह से उनकी पूरी दुनिया भर में काफ़ी रिस्पेक्ट है, ठीक है। काफ़ी सारी बुक्स लिखी गई है उनके इस काम के ऊपर। उन्होंने जो अनइमेजिनेबल जो काम किया है उसके ऊपर। उसके साथ साथ ही काफ़ी सारे लोगों ने उनको क्रिटिसाइज़ भी किया है। क्रिटिसाइज़ किस लिए? कि उन्होंने इंडिया पाकिस्तान का डिवीज़न होने दिया, ठीक है। उन्होंने वो चाहते तो इंडिया को इंडिपेंडेंस बहुत पहले मिल जाती, या फिर वो भगत सिंह को नहीं। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जिनके ऊपर उनको क्रिटिसाइज़ भी किया गया है, और उस क्रिटिसिज्म वाली बुक्स भी लिखी गई हैं, ठीक है। तो जब आप आज के टाइम, अगर आप इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल या फिर महात्मा गांधी जी के बारे में पढ़ोगे, और आप वो दोनों बुक्स पढ़ोगे, एक उनकी प्रशंसा जिसमें उनकी प्रशंसा की गई है, और एक जिसमें उनको क्रिटिसाइज किया गया है, तो यू विल हैव अ क्लियर पिक्चर अबाउट हिम, ठीक है, कि उनके क्या क्या पॉजिटिव पॉइंट्स थे और उनके क्या क्या नेगेटिव पॉइंट्स थे। तो आपको उनको समझने में या फिर उस इवेंट को अच्छे से समझने में आपको एक क्लियर आइडिया आ जाएगा, ठीक है। दैट इज़ वाई हिस्टोरियोग्राफी इज सो मच इम्पॉर्टेंट इन हिस्ट्री। इट इज़ नोन एज द मोस्ट पावरफुल वेपन इन ऑफ हिस्ट्री, ठीक है। क्यों बोला जाता है हिस्ट्री को या फिर इतिहास को सबसे ताकतवर हथियार है? क्योंकि यू कैन नॉट क्रिएट द इवेंट, और यू कांट गो बैक। आप वापस पीछे जाके उस इवेंट में उस टाइम पे नहीं देख सकते कि क्या हुआ था, ठीक है। ना ही आप उस इवेंट को वापस रिक्रिएट कर सकते हो। तो आपको क्लियर नॉलेज बस और बस इतिहास लेखन या फिर हिस्टोग्राफी से ही पता चल सकता है। दैट इज़ वाई इट इज़ नोन एज द मोस्ट पावरफुल वेपन, ठीक है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट माना जाता है हिस्ट्री में उसको। डेवलपमेंट इन दी वेस्ट, क्यों वेस्ट की बात कर रहे हैं हम? क्योंकि जो भी नई चीज़ होती है उसका जो
राइजिंग पॉइंट है वो वेस्ट ही माना जाता है। आप इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन देख लो, आप बॉर्न ऑफ डेमोक्रेसी देख लो, आप फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, सब कुछ इट हैज स्टार्टेड फ्रॉम द वेस्ट। ठीक है, so let's start with the chapter. Historical research, writing and studies are carried out with an objectives of understanding the chronology of the past events and their interconnection. This is a continuous process. First of all, what do you mean by chronology? Yeah, chronology is meant when arranging a set of events in a proper way. जैसे एक एग्जांपल मैं आप सबको देता हूँ, हमारे डेज ऑफ वीक्स, ठीक है, मंडे के बाद हमेशा ट्यूसडे आता है, ट्यूसडे के बाद हमेशा वेडनेसडे, वेडनेसडे थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे एंड संडे। कभी ऐसा हुआ है कि मंडे के बाद डायरेक्ट वेडनेसडे आ गया, ट्यूसडे नहीं आया? नहीं, बिकॉज दे ऑल आर इंटर कनेक्टेड विथ ईच अदर। मंडे के बाद हमेशा ट्यूसडे ही आएगा और एक कंटिन्यूस प्रोसेस है। ठीक है, ऐसा नहीं होगा कि कभी ये जाके रुक जाएंगे, ऐसा नहीं होगा, इट इज़ अ कंटिन्यूस प्रोसेस। ठीक है, तो आई होप यू अंडरस्टैंड व्हाट इज मेंट बाय क्रोनोलॉजी, अरेंजिंग अ सर्टेन इवेंट्स इन अ प्रॉपर वे। ठीक है, अब इसका क्या मतलब होता है कि जो भी हिस्ट्री के बारे में रिसर्च करते हैं, पढ़ते हैं या लिखते हैं, उनका एक ही मोटिव होता है, एक ही ऑब्जेक्टिव होता है कि पास्ट में इवेंट्स जो हुए हैं वो कब हुए हैं और उनका एक दूसरे के साथ क्या कनेक्शन है ये पता लगाना। ठीक है, जैसे हमें पता है कि मुगल्स जो थे, पहले सबसे पहले बाबर आए थे, ठीक है, उनके बाद हुमायूं आए थे, उनके बाद अकबर, फिर जहांगीर, फिर शाहजहां, फिर औरंगज़ेब। ये क्या है, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर है और ये एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है, इंटर कनेक्टेड है और एक कंटिन्यूस प्रोसेस है। उनके बाद शेर शाह सूरी आए थे, फिर ऐसे धीरे धीरे ऐसे सब आए थे, फिर जब मुग़ल ख़त्म हुआ फिर ब्रिटिशर्स आए। तो ये क्या है, कंटिन्यूस प्रोसेस है जो चलता आ रहा है। तो ये सब पता करना, ये सब चीज़ों के बारे में पता हमें हिस्टोग्राफी से चलता। In the physical and natural science, the empirical method is used to verify available knowledge. ठीक है, so what do you mean by empirical knowledge? Laboratory method of experiments and observation. ठीक है, लैब जो आप अपने लैब्स में जाते हो, अपने स्कूल्स में, और जो आप एक्सपेरिमेंट्स करते हो फिर अपने बुक्स में उसकी ऑब्जर्वेशंस लिखते हो, उसे ही हम बोलते हैं एम्पेरिकल मेथड। अब इसमें क्या बताया गया है, व्हाट इज़ द बेसिक डिफरेंस बिटवीन हिस्ट्री एंड अदर सब्जेक्ट्स। ठीक है, जैसे मैथ्स और साइंस के जो भी फॉर्मूलाज है या फिर जो भी लॉज है, यू कैन प्रूव इट अगेन एंड अगेन। ठीक है, आप उसको ऑब्जर्वेशन और एक्सपेरिमेंट्स के तरीके से आप उसको बार बार प्रूफ कर सकते हो। फॉर एग्जांपल पाइथागोरस थ्योरम आप बार बार प्रूफ कर सकते हो, बीपीटी थ्योरम आप बार बार प्रूफ कर सकते हो। ठीक है, आप ये चीज़ एसिड है या बेस है, लिटमस पेपर के थ्रू आप ये सब चीज़ें प्रूफ कर सकते हो बार बार। बट इफ वी टॉक अबाउट हिस्ट्री, ठीक है, वी कैन नॉट प्रूफ द इवेंट्स by laboratory experiment and observational methods. Why not? Because that has passed। ठीक है, दैट इज पास्ट, इट इज नॉट प्रेजेंट। ठीक है, हिस्टोरिकल टाइम वो हो चुका है। ठीक है, और हम उस चीज़ को वापस रिक्रिएट नहीं कर सकते। ठीक है, ये आप बार बार मैं आपको बता रहा हूँ कि हिस्टोरिकल जो इवेंट्स है वो हम वापस से रिक्रिएट नहीं कर सकते, ना ही हम उस टाइम पे जा सकते हैं। तो आप किसी भी एंगल से ये नहीं प्रूव कर सकते कि वो चीज़ हुई भी होगी या नहीं भी हुई होगी। माय फ्रेंड्स, आपको ये बात पता होनी चाहिए कि हिस्ट्री इज़ नोन एज द मोस्ट कंट्रोवर्शियल टॉपिक। ठीक है, हम कोई भी नहीं जानता कि एक्चुअल में क्या हुआ था, क्योंकि वो चीज़ हो चुकी है। ठीक है, जैसे आप सबको पता होगा लाल बहादुर शास्त्री जी की जो मौत हुई है, ठीक है, जो उनकी डेथ हुई है, ठीक है, आज तक हम नहीं पता लगा पाए कि वो एक सुसाइड वो एक नेचुरल डेथ थी या फिर उनको किसी ने जानबूझ के मारा है। ठीक है, क्यों? क्योंकि कोई भी नहीं जा सकता उस टाइम पे वापस, ना ही हम उस सीन को वापस रिक्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, सो दैट इज़ व्हाई हिस्ट्री इज नोन एज एन कंट्रोवर्शियल टॉपिक। ना ही हम उसको लेबोरेटरी के मेथड या फिर ऑब्जर्वेशनल एक्सपेरिमेंट्स के मैटर से उसको वापस से रिक्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, सो ये था बेसिक डिफरेंस बिटवीन हिस्ट्री एंड वेरियस अदर सब्जेक्ट्स। ठीक है,
To begin with, we need an expert who knows the language and script of historical documents in order to understand its meaning. तो अगर आपको एक हिस्टोरियन बनना है या फिर हिस्टोरिकल रिसर्चर बनना है, यू शुड नो द एंशियंट लैंग्वेज एंड कैसे लिखा जाता था स्क्रिप्ट उस टाइम पे, उसके बारे में आपको नॉलेज होनी चाहिए ताकि यू वुड अंडरस्टैंड इट्स मीनिंग कि क्या लिखा गया है, ताकि आपको हिस्टोरिकल इवेंट्स के बारे में पता लग पाए। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल जब आपको ऐसा कोई भी डॉक्यूमेंट मिलेगा या टेक्स्ट मिलेगा, फर्स्ट यू हैव टू एग्जामिन इफ इट इज़ authentic or not. You have to examine its authenticity. What do you mean by authenticity? कि वो वैलिड है या फेक है। ठीक है, ये सबसे पहला क्राइटेरिया, क्योंकि बहुत फेक डॉक्यूमेंट्स भी घूमते हैं, तो आपको पहले बात तो ये पता करना रहेगा कि ये जेन्युइन भी है या फिर ये कोई एक फेक डॉक्यूमेंट है। तो वो कैसे पता चलेगा कि डॉक्यूमेंट फेक है या रियल? तो उसके पीछे कुछ क्राइटेरियाज है, कुछ स्टेप्स है, वो आपको वो एक हिस्टोरियन फॉलो करता है या हिस्टोरिकल रिसर्चर फॉलो करता है। जैसे एक लेटरिंग स्टाइल क्या होती है, ऑथर स्टाइल कौन सी है, कब मैन्युफैक्चर किया होगा, कौन सा टाइप ऑफ पेपर यूज़ किया है, कौन से अथॉरिटी का स्टैम्प है उसके पास। ये सारे क्राइटेरियाज फॉलो करने के बाद एक हिस्टोरियन स्क्रूटिनाइज कर सकता है या वेरीफाई कर सकता है कि वो डॉक्यूमेंट्स रियल है या फेक है विद द हेल्प ऑफ हिस्टोरिकल रेफरेंसेस। ठीक है, ये सारे रेफरेंस को यूज़ करके। ठीक है, तो मेरे पास एक एंशियंट टेक्स्ट है या एक एंशियंट डॉक्यूमेंट्स है जिससे आपको समझ में आएगा। तो पहले के टाइम पे ऐसे डॉक्यूमेंट्स हुआ करते थे। ठीक है, तो फर्स्ट आपको क्या फॉलो देखना रहेगा कि कौन सा लेटरिंग स्टाइल है। ठीक है, आपको लेटरिंग स्टाइल के बारे में भी पता होना चाहिए, क्योंकि अलग अलग जगहों पे अलग अलग तरीके से लिखा जाता था। कहीं कहीं ऐसे भी लिखा जाता था कि स्टार्टिंग वी विल राइट फ्रॉम हियर टिल हियर, एंड फिर हम लोग यहाँ से ही शुरू करेंगे, कंटिन्यू करेंगे। सेकेंड लाइन पे ऐसा लिखा जाएगा, फिर थर्ड लाइन पे इधर से स्टार्ट करके ऐसे लिखेंगे। तो ये जिगजैग भी कहीं लिखे जाते थे, कहीं स्ट्रेट लिखा जाता था, कहीं उल्टा लिखा जाता था। तो आपको लेटरिंग स्टाइल पता होनी चाहिए, लैंग्वेज पता होनी चाहिए कौन सी लैंग्वेज है, क्योंकि बहुत सारी एंशियंट लैंग्वेज भी यूज़ किया करते थे, जैसे खरोस्ती, पाली, प्राकृत, संस्कृत। तो आप एंशियंट लैंग्वेज आपको आनी चाहिए। ठीक है, तो फर्स्ट आपको पता चल गया कि कौन सी लैंग्वेज है। फिर लैंग्वेज पता चल गया, जैसे मैं बोला महाराष्ट्रन लैंग्वेज है, तो मैं महाराष्ट्र के मराठा के उस टाइम पे जितने भी ऑथर्स हैं उनके साथ इनको कंपेयर करूँगा, इनकी राइटरिंग स्टाइल को, तो मुझे पता चल जाएगा कि ये कौन से ऑथर के लिखी गई है। फिर मुझे मैन्युफैक्चरिंग डेट भी पता चल जाएगी, जैसे मुझे ऑथर के बारे में पता चलेगा। ठीक है, इसमें कोई कहीं स्टैम्प नहीं है, बट एक स्टैम्प भी आता है जिससे पता चल जाता है कौन से राज्य से आया है या फिर ये कौन से किंगडम का है। एक हिस्टोरियन बनने के लिए या एक प्रॉपर हिस्टोरिकल रिसर्चर्स बनने के लिए आपको किस किस चीज़ों के बारे में अच्छी खासी नॉलेज होनी चाहिए। आर्कियोलॉजी जो हम खुदाई करते हैं और उससे जो भी चीज़ें मिलती है, जैसे फॉसिल्स या फिर इंडस वाली सिविलाइजेशन जो हमें मिला था। ठीक है, इसको बोलते हैं आर्कियोलॉजी। आर्काइवल साइंस, जो एंशियंट टेक्स्ट या बुक्स मिलते हैं उनको आर्काइव्स में रखा जाता है, तो उसके बारे में नॉलेज होनी चाहिए। मैन्यूस्क्रिप्टोलॉजी क्या होता है, जो एंशियंट टाइम पे जो हैंड रिटन बुक्स होते थे, ठीक है, तो उसको अच्छे से समझना आना चाहिए। मैन्यूस्क्रिप्टोलॉजी। एपिग्राफी, जैसे स्टडी ऑफ इंस्क्रिप्शन, जो है कि लॉर्वे म्यूज़ियम में अर्लीस्ट इंस्क्रिप्शन रखा गया। लॉर्वे म्यूज़ियम हम लास्ट चैप्टर में इसके बारे में भी पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये क्या लिखा है यहाँ पे, कभी का होगा, कौन से रीजन का होगा, ये सब हम एपिग्राफी में पढ़ते हैं। एनालिसिस ऑफ लेटरिंग स्टाइल, जैसे मैंने बताया कि वेरियस टाइप ऑफ लेटरिंग स्टाइल थे। वन इज जिगजैग, कहीं स्ट्रेट लिखा जाता था, कहीं उल्टा लिखा जाता था, तो ये सारी चीज़ें। लिंग्विस्टिक, स्टडी ऑफ लैंग्वेजेस। न्यूमिस्मैटिक, हर एक राज्य में, हर एक किंगडम में अपना खुद का एक कॉइन होता था, तो उसकी नॉलेज होनी चाहिए। जीनियोलॉजी मतलब कि इन एंसेस्टर्स या फिर हमारे पास्ट से अब तक हमने क्या क्या डेवलपमेंट्स की है, वो सब जीनियोलॉजी में हम पढ़ते हैं। अगर एग्ज़ाम में आता है व्हाट इज़ हिस्टोग्राफी, सो यू हैव टू राइट दिस।
We have learned our historical research method, critically examining the historical sources and writing historical narratives. The writing of critical historical narrative is known as historiography. ठीक है, तो क्या होता है हिस्टोग्राफी? जो भी हिस्टोरिकल फैक्ट्स मिलते हैं हमें कोई भी हिस्टोरिकल सोर्सेस से, तो जब हम उसको क्रिटिकली एग्जामिन करते हैं उन सोर्सेस को, ठीक है, क्रिटिकल एकदम बारीकी से एग्जामिन करते हैं और उसके ऊपर एक नैरेटिव लिखते हैं, नैरेटिव यानी एक ऑब्जर्वेशन लिखते हैं, उसे हम बोलते हैं हिस्टोग्राफी। और ये हिस्टोग्राफी या फिर नैरेटिव कौन लिखता है? एक हिस्टोरियन लिखता है जो स्कॉलर होता है इन सब चीज़ों में। The historian cannot include every past event in his narrative। इसका मतलब क्या है कि एक हिस्टोरियन अगर सिर्फ गांधी जी के बारे में लिख रहा है तो वो इंडियन नेशनल स्ट्रगल के इवेंट्स को ही इंक्लूड करेगा, ना कि सारे इवेंट्स, हिस्टोरिकल इवेंट्स को इंक्लूड करेगा। ठीक है, अब एक हिस्टोरियन जो है वो जब भी एक हिस्टोरिकल इवेंट पे अपना फ्रेमवर्क तैयार करता है तो वो अपने हिसाब से उस इवेंट को इंटरप्रेट करता है। जैसे महात्मा गांधी जी के ऊपर हिस्टोरियन को लग रहा है कि उन्होंने अच्छे काम किए हैं तो वो अपने हिसाब से इंटरप्रेट करेगा अपने फ्रेमवर्क में। कोई हिस्टोरियन को लग रहा है कि गांधी जी ने अच्छे काम नहीं किए तो वो अपने हिसाब से इंटरप्रेट करेगा अपने फ्रेमवर्क में, बिकॉज उसका स्टाइल ऑफ राइटिंग डिपेंड ऑन हिम। ठीक है, वो अपने हिसाब से उसको इंटरप्रेट करता है अपने कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क में। ओके, The tradition of writing a historical narrative, that is historiography, was not prevalent in ancient society of the world। तो जब एंशियंट टाइम था या फिर स्टोन एज का टाइम था, आदि काल जब था, तो हर किसी को लिखना नहीं आता था, लोगों को लिखने की कला नहीं पता थी। तो वो लोग कैसे आने वाले जनरेशन्स को ये बता पाते कि उन्होंने उनके टाइम का, उनके उनके टाइम की चीज़ें कैसी थी, वो कैसे रहा करते थे, उन्होंने क्या क्या चीज़ें देखी हैं, ये वो कैसे बताते। तो एंशियंट पीपल ऑल्सो फेल्ट द नीड टू पासिंग ऑन द स्टोरीज ऑफ द लाइफ एंड वेलर ऑफ द वेलर मतलब बहादुरी ऑफ द एंसेस्टर्स टू द नेक्स्ट जनरेशन। ठीक है, तो एंशियंट या आदिकाल के लोगों को भी ये था कि आने वाले जनरेशन्स को पता चले कि उनकी लाइफस्टाइल कैसी थी, या फिर उनकी बहादुरी के बारे में पता चले कि कैसे उन्होंने बड़े बड़े जानवरों को मारा है, मार गिराया है, और उन्होंने कैसे उस वक्त को सरवाइव किया है। ठीक है, ये सब वो चाहते थे कि आने वाले जनरेशन्स को भी पता चले। दुनिया भर की एंशंट कम्युनिटीज़ ने वेरियस तरीके से ये चीज़ें एक्सप्रेस की है आने वाले जनरेशन को। कैसे की है? केव पेंटिंग्स के थ्रू। ठीक है, जो केव पेंटिंग्स आप सबको शायद पता होगा क्या होता है, स्टोरी टेलिंग। ठीक है, जो आज भी हम, हमारे दादी माँ या फिर नानी माँ हमें बोलते हैं स्टोरी टेलिंग्स के थ्रू, सिंगिंग गाने के थ्रू। ठीक है, वेरियस फोक सॉन्ग्स के थ्रू। ठीक है, एंड बलाडास, बलाडास मतलब जो एंशियंट इंग्लिश पोएट्री है उसको बलाडास बोलते हैं। ठीक है, ये सारी चीज़ें करके एंशियंट लोगों ने या फिर एंशियंट कम्युनिटीज़ ने आने वाले जनरेशन्स को उनके टाइम के बारे में, उनकी लाइफस्टाइल के बारे में हमें एक्सप्रेस किया है। तो ये एक भीमबेटका जो बहुत ही फेमस केव पेंटिंग है उसकी एक पिक्चर है। तो ऐसे कुछ वो लोग करते थे पेंटिंग्स केव्स में। आप देख सकते हो इसको। ठीक है, तो ये बलाडाज है, बलाडाज उस टाइम पे जो लिखे जाते थे। ठीक है, तो ये जो भी ट्रेडिशनल सोर्सेस हमें मिले हैं ये कहीं ना कहीं हमें मॉडर्न हिस्ट्री में, मॉडर्न हिस्टोग्राफी में काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल है, क्योंकि हमें एंशियंट लोगों के बारे में जब हिस्टोग्राफी पॉसिबल ही नहीं था, बट इन सारे सोर्सेस के थ्रू हमें उन चीज़ों के बारे में पता चलता है। सो आज का लेक्चर जो है या फिर फर्स्ट पार्ट में यहीं कंक्लूड कर रहा हूँ। अगर आपको कुछ भी डाउट है इसके रिलेटेड, जितना भी हमने पढ़ा हिस्टोग्राफी और ट्रेडिशनल हिस्टोग्राफी में, तो आप कमेंट करके मुझे पूछ सकते हैं। ठीक है, आई होप यू एंजॉयड द लेक्चर वेरी मच। थैंक यू।